प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य तथा सरकार में अंतर। क्या? राज्य तथा सरकार में अंतर। अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वह राज्य की अवधारणा के संदर्भ में ही चल रहा है। मैंने इससे पिछले जो लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें राज्य का अर्थ, परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की विशेषताएं, राज्य शब्द की उत्पत्ति, ये सब बातें समझाई हैं। रावण से प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की अवधारणा को आप समग्र रूप में समझें, इसके लिए मैंने आज ये प्रयास किया है कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। अर्थात अक्सर मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी राज्य और सरकार को एक ही मान बैठते हैं। नहीं बेटा, राज्य और सरकार एक नहीं है, राज्य और सरकार में अंतर है। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मैंने आपको ये बताया था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु बेटा राज्य होता है। क्या होता है? राज्य। और जब तक आप राज्य की अवधारणा को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक राजनीति विज्ञान को भी समझना असंभव है। आप नहीं समझ सकते राजनीति विज्ञान। अब राज्य का अर्थ, परिभाषा, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी है, तत्व, विशेषताएं सब समझा दी है। पर यह भी जानना जरूरी है कि क्या राज्य और सरकार एक ही है या राज्य और सरकार में अंतर है। यस, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। क्यों? क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त है। राज्य तो एक विचार मात्र है जो कि दिखाई नहीं देता है, जबकि सरकार दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सरकार वास्तविक रूप में एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग आ जाते हैं। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में जो विधायक होते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल, मंत्री होते दिखाई दे रहे हैं, न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली राज्य अपने आप में एक अमूर्त है, जबकि सरकार अपने आप में एक मूर्त संगठन है, मूर्त है, दिखाई देता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये बेटा, वास्तव में राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्व अति आवश्यक होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। फिर से बोल रहा हूं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो यहां स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि सरकार तो राज्य का एक अंग, एक तत्व मात्र है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने आप में एक पूर्ण संगठन है, जबकि सरकार राज्य रूपी संगठन का एक भाग मात्र है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य की जो इच्छा होती है, उस राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा ही होती है, सरकार में होती है। क्यों? क्योंकि कानून सरकार बनाती है, कानूनों को लागू सरकार करती है, और यदि कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड सरकार ही देती है। इसलिए राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। बेटा, सरकार का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, सरकारों के कितने प्रकार होते हैं, एक अच्छी सरकार के क्या लक्षण होते हैं, ये मैं अलग से जब सरकार का टॉपिक लूंगा तो वहां आपको समझाऊंगा। अभी तो हम राज्य की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ ये इसलिए जरूरी था कि आप राज्य को ठीक से तभी समझ पाएंगे जबकि राज्य और सरकार में क्या अंतर है, इस अंतर को भी आप समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, राज्य तथा सरकार में अंतर, स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार में क्या अंतर है। मैंने डायग्राम बनाया, सबसे पहले इसको समझें बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा है कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। इसका मतलब राज्य और सरकार अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त है, सरकार मूर्त है। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है? सरकार में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य की जो जनता होती है, राज्य की जो संपूर्ण जनता होती है, उसके द्वारा अपने उद्देश्य, लक्ष्य तय किए जाते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति बेटा किसके माध्यम से होती है? सरकार के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राज्य तो अपने आप में एक साध्य है, जबकि सरकार एक साधन मात्र है।
ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे मैं सरकार के ऊपर अलग से कितने ही लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें सरकार का अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण, अच्छे सरकार के लक्षण, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। अभी तो हम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ सरकार की परिभाषा वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, संकेत जरूर कर रहा हूँ। अब बेटा इसको समझने के लिए आगे मैंने लिखा है नाम से राज्यों के प्रतिनिधि, संधियां और संयुक्त राष्ट्र, 4 बातें लिए। इसका क्या मतलब है? देखो, वास्तविक रूप में यहां राज्य के नाम से राज्य के नाम से व्यवहारिक रूप से कार्य सरकार करती है। राज्य के नाम से राज्य के नाम से व्यवहारिक रूप में जो कार्य किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके नाम से? राज्य के नाम से। फिर वास्तविक रूप में एक राज्य का प्रतिनिधि दूसरे राज्य में भेजा जाता है, जैसे भारत राज्य का प्रतिनिधि अमेरिका राज्य में भेजा जा रहा है। तो राज्यों के जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे हो वास्तव में राज्यों के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मान लो हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री जा रहा है कहाँ? अमेरिका में, चीन में, रूस में, मतलब विदेश यात्रा पर जा रहा है, दूसरे देशों से संधियां भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मानकर चलना होगा कि जो प्रतिनिधि है वो राज्य का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि सरकारों का प्रतिनिधि है। किसके प्रतिनिधि होते हैं? सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। तो डेफिनेटली राज्य की इच्छा के अभिव्यक्ति सरकार में ही होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और राज्य अपने आप में एक पूर्ण संगठन है, जबकि सरकार राज्य रूपी पूर्ण संगठन का एक भाग मात्र है। ये मूल बात है समझने की। आगे अगली बात आती है संधियां। बेटा वैसे कहा यह जाता है कि भाई भारत राज्य ने अमेरिका राज्य से संधि की है, लेकिन वास्तव में संधि राज्य थोड़ी ना कर रहा है, संधियां तो सरकारों के द्वारा होती हैं। इसलिए नोट करें, सरकारों के द्वारा संधियां होती है। किसके द्वारा होती है? संधियां सरकारों के द्वारा होती हैं। मतलब कहा तो यह जाता है कि भारत राज्य ने अमेरिका राज्य से संधि की, लेकिन संधि राज्य थोड़ी ना कर रहा है। राज्य तो एक विचार है, राज्य तो एक विचार है, राज्य तो एक पूर्ण संगठन है, राज्य तो अमूर्त है। तो संधि राज्य थोड़ी ना कर रहा है, संधि तो सरकार कर रही है। इसलिए यहाँ संधि मतलब सरकारों के द्वारा संधि होती है। इसके बाद में अगली बात आती है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्यों की ही या राज्यों को ही सदस्यता मिलती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता प्राप्त होती है वो राज्यों को ही प्राप्त होती है। राज्यों को, जो अपने आप में संप्रभु है, राज्यों को सदस्यता प्राप्त होती है। तो ये 1 2 3 4 चारों बातें आपको ठीक से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम राज्य तथा सरकार में अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, ये डायग्राम मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है जिससे कि आप स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार को बेहतर तरीके से समझ सके। बेटा फिर कह रहा हूं, राज्य का अर्थ परिभाषा मैंने अपलोड कर दिया है। हाँ, सरकार का अर्थ परिभाषा, वर्गीकरण, अच्छे सरकार के लक्षण, ये सारी बातें मैं अलग से अपलोड करूंगा। ये राज्य का टॉपिक जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद में सरकार का टॉपिक लेंगे, और संविधान के बारे में भी, संविधान का अर्थ, परिभाषा, संविधानों के वर्गीकरण, अच्छे संविधान के लक्षण, ये सारी बातें मैं क्रमबद्ध रूप में एक एक को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को समझाना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। अब लेते हैं हम राज्य तथा सरकार में अंतर। अब ये बात तो पहले स्पष्ट हो ही गई है क्या कि भाई राज्य के निर्माण कितने तत्व होते हैं बेटा? 4 होते हैं ना। आधुनिक समय में 4 माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार तो राज्य के निर्माण का एक तत्व ही तो है। और प्राचीन भारत की बात करते, प्राचीन भारत में जैसे मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य के निर्माण के 7 तत्व बतलाए थे, जिसको कि सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। वो 7 अंक कौन कौन से हैं? जैसे स्वामी मतलब राजा, स्वामी अमात्य मतलब मंत्री, स्वामी अमात्य पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड या सेना और मित्र। तो प्राचीन भारत में मनु ने अपनी मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, शुक्र ने शुक्र नीति सार में राज्य के 7 अंग, 7 तत्व या 7 प्रकृतियां मानिए बेटा, तो उसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। आधुनिक समय में राज्य के निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो यहाँ हम राज्य और सरकार में अंतर देख रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। क्या स्पष्ट हो गया? कि सरकार तो राज्य के निर्माण का एक तत्व मात्र है। क्लियर? अब चलते हैं हम
इन दोनों में अंतर देखते हैं बेटा। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है, सरकार में होती है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है, सरकार में। अब ये जो सारी बातें हैं मैं आपको 8 बिंदु के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है। नंबर 1, सरकार राज्य का एक तत्व मात्र। ध्यान दे बेटा, पहला है सरकार राज्य का एक तत्व मात्र है, मतलब सरकार राज्य का एक तत्व मात्र है। ये सरकार राज्य का एक तत्व मात्र है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य एक पूर्ण संगठन होता है। क्यों होता है पूर्ण संगठन? क्योंकि वास्तव में राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है आधुनिक समय में, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। मतलब राज्य अपने आप में एक पूर्ण संगठन है जिसमें जनता भी आ जाएगी, निश्चित विभाग भी आ जाएगा, सरकार भी आ जाएगा और प्रभुसत्ता भी आ जाएगी। प्रभुसत्ता का मतलब होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। क्या? राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभुसत्ता कहलाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभुसत्ता कहलाती है। तो वास्तव में जो सरकार और राज्य का एक तत्व मात्र। क्यों? क्योंकि राज्य अपने आप में पूर्ण संगठन है जिसके अंतर्गत राज्य निर्माण के चारों तत्व सम्मिलित हो जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। और जो सरकार है वह सरकार राज्य रूपी पूर्ण संगठन का एक भाग मात्र है। क्यों भाग मात्र है? क्योंकि सरकार तो राज्य के निर्माण का एक अंग मात्र ही तो है। जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार तीसरा अंग हो गया ना, ये भाई राज्य के निर्माण का तीसरा तत्व हो गया ना, तीसरा तत्व हो गया। तो सरकार तो वास्तविक रूप में राज्य रूपी संगठन का एक भाग मात्र है, जबकि राज्य अपना आप एक पूर्ण संगठन है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, राज्य स्वामी तथा सरकार सेवक। आप ध्यान देंगे बेटा, यहाँ राज्य वास्तविक रूप में स्वामी है जबकि सरकार सेवक है। क्यों? क्योंकि राज्य के अंतर्गत राज्य की सारी जनता अपने लिए उद्देश्य तय करती है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी विचारधारा विशेष है कि भाई ये उदारवादी राज्य है, ये समाजवादी राज्य है, तो उदारवादी राज्य में स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, समाजवादी राज्य में समानता पर बल दिया जाता है। मतलब डेफिनेटली यहाँ राज्य के द्वारा अपने उद्देश्य, लक्ष्य तय किए जाते हैं और उनकी प्राप्ति फिर सरकार के द्वारा होती है। इसलिए राज्य तो स्वामी होता है तथा सरकार सेवक होती है। कैसे? जैसे राज्य अपने आप में साध्य है और सरकार साधन। क्यों है राज्य साध्य? राज्य साध्य इसलिए क्योंकि राज्य की संपूर्ण जनता अपने लिए उद्देश्य तय करती है कि हमारा उद्देश्य ये है। मतलब ये उदारवादी राज्य है या समाजवादी राज्य है या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद है, किस विचारधारा विशेष को अपनाया जा रहा है, किन उद्देश्य के ऊपर बल दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जैसे मान लीजिएगा भारत का उदाहरण दूं तो भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं। तो वहां ये नहीं कहा गया कि सरकार नीति के निदेशक तत्व, नहीं, राज्य नीति के निदेशक तत्व। तो वास्तविक रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व है। मतलब राज्य का ये उद्देश्य है, भारतीय राज्य का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी है, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। ये लक्ष्य हो गया भारत का, भारत राज्य का लक्ष्य। राज्य नीति के निदेशक तत्व, तो राज्य का लक्ष्य क्या है? लोकतांत्रिक या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ये तो लक्ष्य हो गया और उसकी प्राप्ति कौन करेगा बेटा? सरकार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो सरकार उन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। इसलिए राज्य अपने आप में साध्य है जबकि सरकार साधन है। क्यों? मैंने भारत को उदाहरण दिया है कि भारत में राज्य नीति के जो निदेशक तत्व हैं वो वास्तव में अपने आप में साध्य हैं, जबकि सरकार के द्वारा उनकी प्राप्ति की जाती है। सरकार क्रमशः धीरे धीरे कानून बनाएगी जिससे कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को प्राप्त किया जा सके। मतलब वो रास्ता बता रहे हैं कि हमको लोकतांत्रिक राज्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि राज्य अपने आप में साध्य है जबकि सरकार एक साधन है। क्यों? क्योंकि राज्य स्वामी है तथा सरकार सेवक है। तीसरा अंतर, राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहां बता दिया था कि राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है। अब ध्यान दें, राज्य रूपी संगठन वास्तव में एक कल्पना है। राज्य रूपी संगठन एक कल्पना मात्र है क्योंकि राज्य तो एक विचार मात्र है। इसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता ये सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो प्रभुसत्ता कहीं दिखाई दे रही है आपको? एक विचार मात्र है। तो राज्य रूपी संगठन एक कल्पना है। आप नोट करेंगे, राज्य रूपी संगठन, राज्य जो कि अपना पूर्ण संगठन है, राज्य रूपी संगठन एक कल्पना मात्र है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत ताज रूपी मुकुट सम्राट, मतलब ब्रिटेन में जो ताज रूपी मुकुट है जो कि सम्राट धारण करता है, तो वास्तव में वहां राज मुकुट के अंतर्गत राजा, मंत्री और संसद
सब सम्मिलित हो जाते हैं। राजमुकुट अपने आप में एक संस्था है। अब वैसे देखा जाए तो एक उपाधि मात्र है ये। अब वास्तव में वहां देखा जाए तो राजा, मंत्रिमंडल और संसद ये सब राजमुकुट में, क्राउन में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में शक्ति का प्रयोग राजमुकुट करता है? नहीं। राजमुकुट के नाम पर शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि राज्य रूपी जो संगठन है वो एक कल्पना मात्र है। राज्य अपने आप में अमूर्त है, राज्य दिखाई नहीं देता है। जैसे सरकार राज्य की साकार मूर्ति बन जाती है, मतलब वास्तव में राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है, इसलिए मैंने लिखा है कि सरकार राज्य की साकार मूर्ति बन जाती है। राज्य के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मतलब राज्य के विचार तो प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस प्रकार का राज्य है, लेकिन इस राज्य को हम देख नहीं सकते हैं। राज्य के बारे में विचार तो दे सकते हैं, जैसे उदारवादी राज्य है, समाजवादी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो ये जो राज्य शब्दावली है इसके बारे में विचार तो हम प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन राज्य को देख नहीं सकते। हाँ, जो सरकार है, सरकार को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका में मंत्रीगण बैठते हैं जो कि कानूनों को लागू करते हैं, न्यायपालिका में न्यायाधीश बैठते हैं जो कि कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देते हैं और संविधान की जो है सुरक्षा भी करते हैं। हालांकि ये प्रत्येक देश में वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था की गई है। कहीं न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, कहीं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। जैसे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, अमेरिका में भी की गई है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। वहाँ पर संसद की संप्रभुता को अपनाया गया है, वहाँ संसद संप्रभु है। संसद जो भी कानून बना देगी न्यायपालिका उसको रोक ही नहीं सकती, ब्रिटेन के अंतर्गत है। तो बेटा वास्तव में राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं होता परंतु राज्य का सदस्य अवश्य होता है। ध्यान देंगे बेटा, चौथा अंतर है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं होता है परंतु राज्य का सदस्य अवश्य होता है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा भारत के अंतर्गत जैसे एक वयस्क की आयु 18 वर्ष मानी जाती है, तो सबको मत देने का अधिकार है। लेकिन क्या सभी मंत्री बन सकते हैं? मत देने का अधिकार तो है। अब मत देने का अधिकार है तो प्रतिनिधि को तो चुन रहे हैं, लेकिन सभी मंत्री थोड़ी ना बनेंगे, नहीं बन सकते। तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं हो सकता परंतु राज्य का सदस्य अवश्य होता है। मतलब जैसे भारत राज्य है तो भारत राज्य के अंतर्गत वास्तव में राज्य का सदस्य तो भारत के जो नागरिक हैं वो सभी हैं, लेकिन भारत का प्रत्येक जो नागरिक वो सरकार का सदस्य नहीं हो सकता। क्या सारों को हम विधायक मान सकते हैं? सारे विधायक कैसे बनेंगे? सारे मंत्री कैसे बन पाएंगे? बताइए मुझे, सारे न्यायाधीश कैसे बनेंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं होता है परंतु राज्य का सदस्य अवश्य होता है। इसलिए राज्य और सरकार मंत्र हो गए ना। क्या कह रहा हूं मैं? प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं हो सकता है परंतु राज्य का सदस्य अवश्य होता है। राज्य की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी उसकी। जबकि सरकार के लिए जरूरी थोड़ी है कि सभी विधायक बने, सभी सांसद बने, सभी न्यायाधीश बने। ये कोई अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। जबकि राज्य की सदस्यता व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करती है। राज्य की सदस्यता उसको ग्रहण करनी पड़ेगी, नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो बेटा प्रत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य नहीं होता परंतु राज्य का सदस्य होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि सरकार की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। वह सरकार का सदस्य बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। कोई व्यक्ति मान लीजिएगा उम्मीदवार नहीं बन रहा है, चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, तो फिर वो मंत्री विधायक कैसे बनेगा? व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन राज्य की सदस्यता तो अनिवार्य है, राज्य की सदस्यता तो उसको लेनी ही पड़ेगी। पांचवा अंतर है, निश्चित प्रदेश राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, सरकार के लिए नहीं। अब बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। निश्चित प्रदेश राज्य के लिए आवश्यक तत्व है नहीं है। जैसे राज्य निर्माण के 4 तत्व होते हैं ना, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभु सत्ता है, संप्रभुता। तो निश्चित जो प्रदेश होता है वो राज्य के लिए आवश्यक तत्व है जबकि सरकार के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। मतलब सरकार के लिए निश्चित प्रदेश का होना कोई जरूरी नहीं है जबकि राज्य के लिए निश्चित प्रदेश होना जरूरी है। एक राज्य को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है जबकि सरकार को एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सकता है। कैसे बेटा? मैं समझाऊंगा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले के कारण, समझे आप, मैंने एग्जाम्पल दिया है, जर्मनी के हमले के कारण अनेक राज्यों ने अपनी सरकारें लंदन में स्थित कर ली थी, सरकारें लंदन में स्थापित कर ली थी। मतलब इनकी जो सरकारें थी वो लंदन में चली गई थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि राज्य ही उठकर चला गया, पूरा राज्य चला गया, नहीं।
यहाँ केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो निश्चित प्रदेश होता है राज्य के लिए तो आवश्यक तत्व है, मतलब राज्य तभी कहेंगे जबकि उसका निश्चित प्रदेश होगा, लेकिन सरकार के लिए निश्चित प्रदेश का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने देख लिया जर्मनी के हमले के कारण अनेक राज्यों ने अपनी सरकारें लंदन में स्थित कर ली थी। इसका मतलब उन्होंने जो है जो निश्चित प्रदेश था अपना जो राज्य था उसको छोड़ करके और दूसरे राज्य में चले गए अपनी सरकार लेकर के। तो यहाँ वास्तविक रूप में सरकार के लिए निश्चित प्रदेश होना जरूरी नहीं है, जबकि राज्य के लिए निश्चित प्रदेश होना आवश्यक तत्व है। मैंने आपको पहले बता दिया कि राज्य निर्माण के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभु सत्ता, लेकिन सरकार के लिए निश्चित प्रदेश का होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है बेटा। छठा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य है, सरकार नहीं। अब ध्यान दें, यहाँ जो प्रभु सत्ता है, प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य। प्रभु सत्ता किसे कहते हैं? राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता कहलाती है। प्रभु सत्ता के ऊपर मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए, आप लिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने प्रभु सत्ता का ही लेक्चर दिया था, तो आप वहां देख सकते हैं। प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य है, सरकार नहीं। ध्यान दें, क्यों? क्योंकि प्रभु सत्ता संपूर्ण राज्य में निहित होती है, सरकार तो एक न्यास की तरह, न्यास मतलब एक ट्रस्ट की तरह है। प्रभु सत्ता समस्त जनता में निहित होती है। शासन प्रणाली में परिवर्तन प्रभु सत्ता का परिवर्तन नहीं, प्रभु सत्ता का प्रयोग करने वाली संरचना का परिवर्तन है। अब समझे इसको, देखो प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य है, सरकार नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, क्या? प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य है, सरकार नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, प्रभु सत्ता का स्वामी राज्य है, सरकार नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु सत्ता संपूर्ण राज्य में निहित होती है। जैसे मान लीजिएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात आती है, तो उसके अंतर्गत जो प्रभु सत्ता का वास होता है किस में होता है? जनता में होता है। जैसे मैं भारतीय संविधान का उदाहरण देता हूं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, उसके प्रारंभिक शब्द है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंतिम अंगीकृत करते हैं। तो वास्तव में यहाँ अंतिम रूप में प्रभु सत्ता का वास किसे माना गया? जनता में माना गया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, तो वहां पर भी जनता में माना गया। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम रूप में जो प्रभु सत्ता का वास होता है वास्तविक किसमें होता है? जनता में होता है। इसलिए प्रभु सत्ता संपूर्ण राज्य में निहित होती है, मतलब जनता में निहित होती है। और सरकार तो एक न्यास की तरह, एक ट्रस्ट की तरह है। सरकार तो किसकी तरह है? सरकार तो एक न्यास की तरह, एक ट्रस्ट की तरह है। वास्तविक रूप में यहाँ जो राज्य है, प्रभु सत्ता संपूर्ण राज्य में निहित होती है। जो राज्य होता है, राज्य अपने लक्ष्य उद्देश्य तय करता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति कौन करता है? सरकार करता है। तो सरकार तो एक ट्रस्ट की तरह है और प्रभु सत्ता का स्वामी न होकर के उसकी संरक्षक है। मतलब जो सरकार है वो प्रभु सत्ता का स्वामी नहीं होकर के प्रभु सत्ता की संरक्षक है। कौन? सरकार। फिर मैंने आगे लिखा है दूसरी बात, ध्यान दें, यहाँ प्रभु सत्ता समस्त जनता में निहित होती है। प्रभु सत्ता किस में निहित होती है? समस्त जनता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता में निहित होगी। तानाशाही शासन प्रणाली की बात आती है तो अलग बात है, वहां एक व्यक्ति विशेष में हो जाएगी। तो प्रभु सत्ता समस्त जनता में निहित होती है। अब अक्सर माना क्या जाता है कि शासन प्रणाली में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही प्रभु सत्ता का परिवर्तन मान लिया जाता। नहीं बेटा, वास्तविक रूप में शासन प्रणाली में परिवर्तन प्रभु सत्ता का परिवर्तन नहीं है। जैसे मान लीजिएगा भारत के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आ जाती है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा केवल कि शासन प्रणाली में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन प्रभु सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रभु सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, सरकार का परिवर्तन हो गया, शासन का परिवर्तन हो गया, लेकिन राज्य विशेष का परिवर्तन नहीं होता है। वास्तविक रूप में परिवर्तन तो शासन प्रणालियों का होता है, राज्य विशेष का नहीं होता है। जैसे फिर मैंने लिखा है प्रभु सत्ता का प्रयोग करने वाली संरचना परिवर्तित होती है। मतलब शासन प्रणाली में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिएगा हम ये कहें, इसको दूसरे रूप में ले सकते हैं कि राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आ जाता है, तो शासन प्रणाली में तो परिवर्तन हो गया। अब राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आ रहा है तो ये प्रभु सत्ता का परिवर्तन नहीं माना जाएगा। क्यों? ये तो प्रभु सत्ता का प्रयोग करने वाली संरचना का परिवर्तन हुआ है कि राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र या गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है। सातवां अंतर है, सरकारें बदलती रहती है, राज्य नहीं बदलते। आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी, क्या सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन राज्य नहीं बदलते। राज्य तो वास्तविक रूप में स्थायी होते हैं जबकि सरकारें अस्थायी होती हैं। कैसे? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिएगा युद्ध की स्थिति में या युद्ध होने पर दो राष्ट्रों में, दो राज्यों में युद्ध हो गया, तो युद्ध में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार होने पर सरकार का परिवर्तन होता है, राज्य का नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे राज्य का अधीन चला जाता है। क्या? युद्ध में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार होने पर सरकार का परिवर्तन होता है, राज्य का नहीं। सरकार बदल जाती है। जिस राज्य ने युद्ध में किसी राज्य को जीता है
तो सरकार तो बदल गई क्योंकि उनकी स्वयं की सरकार होगी, लेकिन फिर भी उसको राज्य का अधीन तो रहना है। तो वास्तविक रूप में युद्ध में अधिकार होने पर सरकार का परिवर्तन होता है, राज्य का नहीं होता है। दूसरे राज्य का अधीन चला जाता है, राज्य तो जरूरी है, राज्य तो स्थायी है। अब पराजित देश के नागरिक किसी न किसी राज्य के सदस्य रहते हैं, मतलब जो पराजित देश है, युद्ध में जो देश हार गया है, उस देश के नागरिक किसी न किसी राज्य के सदस्य अवश्य होंगे, मतलब राज्य के सदस्य तो वो होंगे ही होंगे। अब सरकार तो बदल गई लेकिन राज्य तो स्थायी है भाई, उनके राज्य की सदस्यता समाप्त हो गई है तो दूसरे राज्य के सदस्य बन जाएंगे, जिस देश के अधीन हो गए हैं। इसलिए पराजित देश के नागरिक किसी न किसी राज्य के सदस्य होते हैं। फिर मैंने लिखा है राज्य लगभग स्थायी होते हैं और सरकारें अस्थायी, मतलब राज्य लगभग स्थायी होते हैं जबकि सरकारें अस्थायी होती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपको कहूं कि मान लीजिएगा सरकार की बात आती है तो हम भारत का उदाहरण दें, हालांकि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है तो कभी किसी दल की सरकार आती है, कभी किसी दल की सरकार आती है, तो ये तो सरकार ही बदल रही, राज्य थोड़ी ना बदल रहा है, राज्य तो स्थायी है। 8वां है हम सरकार का विरोध करते हैं, राज्य का नहीं। अब अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब विरोध की बात आती है तो कहते हैं कि हम राज्य का विरोध करें। नहीं भाई, कभी आपने ये सुना है कि हम भारत राज्य का विरोध करें? नहीं, भारत सरकार का विरोध करते हैं। कभी आपने सुना है कि भारत राज्य दोषी है? नहीं, ये कहा जाता है कि भारत की सरकार दोषी है किसी भी कार्य के लिए, या फिर जो है प्रांतों की सरकार दोषी है। तो यहाँ दोषी राज्य को नहीं माना जाता है, सरकार को माना जाता है, क्योंकि कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है, राज्य थोड़ी ना बनाता है। राज्य तो एक अमूर्त संगठन है, राज्य तो अपने आप में एक पूर्ण संगठन है और सरकार उसका एक भाग मात्र है। और कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना, ये सरकार का काम है। तो इसलिए बेटा हम सरकार का विरोध करते, राज्य का नहीं। मतलब जब कभी भी किसी भी दल की सरकार के द्वारा जनहित के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है जनता के द्वारा। तो जनता जब उसका विरोध करती है तो राज्य का विरोध नहीं करती है, बल्कि किसका करती है? सरकार का विरोध करती है। किसका करती है? सरकार का। इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं, राज्य का विरोध नहीं करते हैं। राज्य अपने आप में कभी बुरा नहीं होता है, दोषी और बुराई होती है तो सरकार में होती है। क्यों? क्योंकि राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है। राज्य तो अपने लिए उद्देश्य तय करता है, राज्य तो अपने आप में साध्य है, जबकि साधन तो कौन है? सरकार है। इसलिए दोषी कौन होती है? सरकार होती है। कमियां किस में निकाली जाती है? सरकार में निकाली जाती है। विरोध किसका किया जाता है? सरकार का किया जाता है, राज्य का विरोध नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ एक विद्वान है प्रोफेसर हाफमैन, बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु उसे ऐसा अधिकार सरकार के विरुद्ध प्राप्त है। कितनी अच्छी बात कही है प्रोफेसर हाफमैन ने, नोट करेंगे आप। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार किसी को भी नहीं है, परंतु उसे ऐसा अधिकार सरकार के विरुद्ध प्राप्त है। मतलब सरकार के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है, सरकार के जो कानून है उनका विरोध किया जा सकता है, उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है, लेकिन राज्य के विरुद्ध जो है क्रांति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर हाफमैन। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम सरकार का विरोध करते, राज्य का नहीं करते। किसने की बात? प्रोफेसर हाफमैन ने। इसके बाद में आप निष्कर्ष निकालते हैं इसका बेटा। किसका निष्कर्ष निकालेंगे? जो ये 8 बिंदुओं के आधार पर मैंने राज्य तथा सरकार में अंतर बतलाया है। अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होगी निष्कर्ष में। चलिए इधर, सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य और सरकार दोनों एक नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि राज्य और सरकार को एक माना जाता है, लेकिन बेटा ये दोनों एक नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि राज्य एक पूर्ण संगठन है, जबकि सरकार राज्य का एक भाग मात्र है। ठीक है, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभु सत्ता। तो तीसरा जो तत्व है सरकार ही तो है राज्य के निर्माण का। तो इसलिए सरकार तो एक भाग मात्र है, मतलब सरकार राज्य का एक भाग मात्र है, एक तत्व मात्र है। ठीक है, एक अंग मात्र है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एक नहीं है। सबसे पहले तो नोट करेंगे क्या कि राज्य और सरकार दोनों एक नहीं है। राज्य और सरकार एक समझने पर किसी का भी वास्तविक स्वरूप नजर नहीं आता है। मतलब अगर हम राज्य और सरकार को एक समझ लेते हैं या एक समझने की भूल करते हैं तो इन दोनों को एक समझने पर किसी का भी वास्तविक स्वरूप नजर नहीं आएगा। समझ गए? तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग समझना अति आवश्यक है। इन दोनों को अलग माने, एक नहीं माने। फिर मैंने लिखा है कि एक विद्वान विलोबी ने राज्य और सरकार में स्पष्ट रूप में अंतर माना है। किसने? विलोबी ने। फिर अगली बात आती है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आप
बहुत कुछ समझना चाहते हो तो मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अमेरिका का संविधान मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद था टेक्सास बनाम व्हाइट, टेक्सास बनाम व्हाइट 1869 में। इसमें दोनों को मतलब राज्य और सरकार को अलग अलग बताया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में भी 1869 के इस वाद में राज्य और सरकार को बिल्कुल अलग अलग बताया था। मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं यहाँ। और इसके बाद में एक विद्वान है प्रोफेसर नाफ नहीं है, प्रोफेसर नाक ने स्पष्ट रूप में कहा, क्या कहा है कि स्पष्ट ज्ञान के लिए दोनों मतलब राज्य और सरकार को दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। बेटा ध्यान दें, यहाँ स्पष्ट ज्ञान के लिए दोनों को मतलब राज्य और सरकार को अलग अलग रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वरूप, दोनों मतलब राज्य और सरकार का, दोनों का अर्थात राज्य और सरकार का स्वरूप अलग अलग है। राज्य और सरकार का स्वरूप अलग अलग है क्योंकि राज्य तो वास्तव में अपने उद्देश्य तय करता है और सरकार उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, तो डेफिनेटली स्वरूप अलग अलग हो गया। तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है और दोनों का अंतर मतलब राज्य और सरकार का अंतर, दोनों का अंतर अपने बचाव के लिए सभ्यता का एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। मतलब अपने बचाव के लिए और सभ्यता के लिए एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये तय मानेगा कि तानाशाही पनपना अति आवश्यक है, वहां तानाशाही पनपेगी, ये निश्चित बात है। इसलिए राज्य और सरकार को अलग माना जाना चाहिए। और अब ये जो राज्य और सरकार में अंतर बताया है, ठीक इसी प्रकार से आगे हम राज्य की तुलना अन्य समुदायों से भी करेंगे, हैं राज्य की तुलना राष्ट्र, राष्ट्रीयता, इनसे भी हम करेंगे। मतलब यहाँ मुख्य बात ये है कि राज्य की अवधारणा को मैं व्यापक रूप में समझाने का प्रयास करूँगा। तो जहाँ तक मेरा विश्वास है आप राज्य तथा सरकार में क्या अंतर होता है इस अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। और जो मूल बात मैंने आपको बताई है, जिस अंतर की तरफ मैंने संकेत किया है, वह संकेत भी आप समझ गए होंगे। क्या कि भाई राज्य अपने आप में एक पूर्ण संगठन है, जबकि सरकार राज्य रूपी पूर्ण संगठन का एक भाग मात्र है। राज्य अपने आप में अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है, और राज्य की इच्छा की व्यक्ति सरकार में ही होती है। ठीक है बेटा, तो ये मुख्य बातें ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य तथा सरकार में क्या अंतर होता है इस अंतर को ठीक से समझ गए होंगे। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है इस अंतर को या भेद को या असमानताओं को समझना अति आवश्यक है। यस बेटा, तो आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।